Hi, this is Rishu and today we are going to discuss CTET previous year question paper। तो आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2019 का पेपर और इससे पहले हमने डिस्कस किया था दिसंबर 2019 का पेपर। तो जो दिसंबर वाला पेपर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये CTET पेपर 2 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है आपका और इसमें पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो है 30 मार्क्स का। सेकंड पार्ट है मैथ्स एंड साइंस, 30 मार्क्स का मैथ होगा, 30 मैथ की ही साइंस होगी, तो 60 मार्क्स। और जो SST वाले बच्चे हैं उन्होंने SST अपना सब्जेक्ट लिया है तो 60 मार्क्स की SST आएगी। ठीक है, और लैंग्वेज 1 है 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 है 30 मार्क्स की। सो टोटल हो गए हमारे 150 मार्क्स। ठीक है, और ये 2.5 आवर का पेपर होता है हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक बारी मैं आपको बता दूं 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज, इंक्लूडिंग पैडागोजी। तो सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी गिवन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे 3D मॉडल भी इंसर्ट किया है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए बिफोर गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, come to our first question. First question is Myra cycles to a friend's house 5 kilometers away to deliver a packet. She goes at a speed of 12 km per hour and returns at a speed of 8 km per hour. Her average speed during the whole trip is, उसकी एवरेज स्पीड बतानी कि कितनी है। ठीक है, मायरा कोई लड़की है जो अपनी फ्रेंड के घर पे जा रही है एक पैकेट को डिलीवर करने। उसकी फ्रेंड के हाउस जो है उसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। शी गोज़, जब वो गई है तो उसकी जो स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर थी, और जब वो वापस आई है तो उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी पूरे ट्रिप में। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना भी उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, मायरा ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर वो गई है प्लस 5 किलोमीटर वापस आई है, तो टोटल कितना हो गया 10 किलोमीटर। और कितना टाइम लगा उसे, टोटल टाइम निकालेंगे हम। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो जब वो गई थी तो उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, उसकी कितनी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, यस 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आई है तो उसकी स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दोनों का इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 और 8 का, 12 एंड 8 का। आप चाहे तो शॉर्टकट भी निकाल सकते हो एलसीएम के लिए, 2 4 8 2 4 एंड 2 एंड 3। ओके, तो एलसीएम कितना आ गया, 4 2 8 3 24। तो ये हमारा आ गया 24 एलसीएम, 12 2 24 एंड 2 5 10 प्लस 8 3 24, 5 3 15, 15 प्लस 10 25 अपॉन 24। ये हमारा आ गया टाइम। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है ना हमें, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने 10 किलोमीटर एंड टाइम इज़ 25/24। तो 24 को हम ऊपर ले जाएंगे, 5 5 से 25, 2 5 से 10 एंड 24 2 से 48 डिवाइडेड बाई 5। अब 48 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 9 से 45, 8 में से 5 माइनस किए 3.0, 5 6 30। ठीक है, तो 9.6
कितना आ गया हमारा, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 9.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि एवरेज स्पीड ही हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ अ राइट आंसर, 9.6 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। कौन से सेट में यूनिट्स दिए हुए हैं डिस्टेंस के। ठीक है, तो देख लेते हैं वन बाय वन। ऑप्शन ए मीटर, लाइट ईयर, हर्ट्ज। हर्ट्ज तो नहीं हो सकता क्योंकि हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। सेकंड ऑप्शन क्यूबिट, एयर, लाइट ईयर। एयर कोई डिस्टेंस नहीं है, ये भी नहीं है हमारा आंसर। थर्ड इज क्यूबिट, मीटर एंड लाइट ईयर। यस, यही हमारा आंसर है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, मीटर, हर्ट्ज। हर्ट्ज अगेन फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है क्यूबिट, मीटर एंड लाइट ईयर। क्यूबिट क्या होता है, एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में हम जो मेज़र करते थे क्यूबिट से मेज़र करते थे। क्यूबिट क्या होता है, डिस्टेंस जितना हमारी फोर आर्म से हम मेज़र करते थे चीज़ें पुराने टाइम में, तो उसी को क्यूबिट कहते हैं। ठीक है, मीटर डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर, लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ लाइट। लाइट ईयर जो है स्पेस में यूज़ किया जाता है, कि जैसे स्पेस में हमारा अर्थ है, अर्थ से सन कितनी दूरी पे है, तो किलोमीटर्स में मेज़र नहीं करते, उसको लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। मतलब एक साल में कितनी लाइट ट्रैवल की, उसके अकॉर्डिंग यूनिट फाइंड आउट करते हैं, तो उसी को लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, तो लाइट ईयर जो डिस्टेंस है वो हम यूज़ करते हैं स्पेस में। ठीक है, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी 3. Question number 3 is, Smith rolled his marble on 3 different surfaces spread out on the floor: dot, cellophane sheet, carpet and newspaper. The force of friction acting on the marble in increasing order is. स्मी कोई लड़का है जो मार्बल से प्ले कर रहा है, उसने 3 सरफेस पे अपनी मार्बल को स्प्रेड किया, तो उसमें बताना है सबसे इंक्रीजिंग जो फ्रिक्शन लगा है इंक्रीजिंग फॉर्म में हमें अरेंज करना है इन तीनों चीज़ों को, जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हमें 3। ठीक है, तो टोट सेलोफिन शीट क्या होती है, वाइट ट्रांसपेरेंट कलर की शीट होती है, आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में कवर करते हैं वाइट, तो वो वही उसी को टोट सेलोफिन शीट उसका नाम है। कारपेट पता है आपको, न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ न्यूज़पेपर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा कम फिर सबसे कम। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पे नहीं, देखिए सबसे ज़्यादा लगेगी सेलोफिन शीट पे क्योंकि ज़्यादा स्लिपरी होता है। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है हमें। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉट डिक्रीजिंग। तो सबसे ज़्यादा किस पे लगेगी, जो चीज़ जितनी ज़्यादा रफ होगी उस पर उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी, तो सबसे ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं, न्यूज़पेपर, सेलोफिन शीट, कारपेट, और बी ऑप्शन न्यूज़पेपर, कारपेट, सेलोफिन शीट, और सी ही सेलोफिन शीट, न्यूज़पेपर और कारपेट, और डी सेलोफिन शीट, कारपेट और न्यूज़पेपर। इसको देख लेते हैं एक बारी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे कम ज़्यादा सबसे ज़्यादा। वैसे तो सेलोफिन शीट में सबसे कम लगेगी, ठीक है, उससे कम न्यूज़पेपर में, और कारपेट में, सेलोफिन शीट में कम, फिर न्यूज़पेपर में थोड़ी ज़्यादा, फिर कारपेट में उससे ज़्यादा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया ये, सेलोफिन शीट, न्यूज़पेपर एंड कारपेट। अच्छा, उससे पहले फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन आपको पता है क्या होता है, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन बिटवीन एनी सर्फेसिस दैट आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉक्स है, तो यहाँ से आप फ्रिक्शन लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो सॉरी, तो यहाँ से कोई चीज़, यहाँ से दूसरी फोर्स अप्लाई हो रही है जो इसको मूव नहीं होने देगी, जो तो उसी को कहते हैं फ्रिक्शन। यहाँ से जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड से जो फोर्स लग रही है वो इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, इसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट अपोजेज मोशन, अपोज मतलब रोक रही है, रुकावट ला रही है, बिटवीन एनी सर्फेसिस दैट आर इन कॉन्टैक्ट। तो 4 टाइप का होता है फ्रिक्शन। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ा सा बॉक्स है, आप फोर्स लगा रहे हो बट इट इज़ नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से जो फोर्स लग रही है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, हल्का से मूव करना शुरू हो जाएगा, तो इसको कहेंगे स्लाइडिंग मोशन। तो इसको हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन, जब हम चीज़ों को रोल करके लेके जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन जो है पानी में लगती है, वाटर में जो फ्रिक्शन, वाटर और गैसेस में जो फ्रिक्शन होता है वो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करती है। तो 1 बाय 1 मैंने दे रखी है एक्सप्लेनेशन स्टैटिक फ्रिक्शन की भी, ठीक है। और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखना कि क्वेश्चन आ सकता है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम। तो ये ऑर्डर में लगाने के, अरेंज करने के लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको आ सकता है, आया है इवन कई पेपर्स में। तो इसकी जो ये है आप याद रखना, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर लेते हैं, बट मैं एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ। और हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ हिंदी में क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ठीक है। इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया ताकि हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी if time is represented along x axis then which of the following statement is correct। टाइम जो है x एक्सिस में दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो पहले समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, व्हाट इज इट्स मीनिंग। लीनियरली मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मीन स्ट्रेट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये जो टर्म है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको पहले समझ लेते हैं। तो उससे पहले यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। What is uniform motion? A motion in which a body covers a similar distance in similar time interval। कोई कार है, कोई बॉडी है जो मूव कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल उसने पहले 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 5 मिनट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर किया नेक्स्ट 5 मिनट में। तो मतलब उसका जो डिस्टेंस है और टाइम है, उनका जो इंटरवल है वो सेम रह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और मोशन इन विच अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स पहले उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया मान लीजिए 5 मिनट में, फिर उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 5 मिनट में, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ क्या था, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मिनट में, फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है नेक्स्ट 5 मिनट में। तो उसका जो टाइम है और डिस्टेंस है उनका इंटरवल बिल्कुल सेम रहता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अ बॉडी इन विच अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें जो स्पीड रहती है यूनिफॉर्म मोशन में कॉन्स्टेंट रहती है, और इसमें जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज and the velocity of an object changes। अब ये जो टर्म है velocity, what is its mean? velocity का मतलब होता है डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोई व्हीकल ऐसे जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, सीधा जा रहा है स्ट्रेट, उसकी स्पीड चेंज नहीं, स्पीड चेंज नहीं हो रही, टाइम इक्वल ही रह रहा है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन, मीन्स किस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। एक अगर इसका इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो गाड़ी की जो डायरेक्शन रहेगी वो भी स्ट्रेट रहेगी, सीधी एक ही डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड इज़ नॉट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। वेलोसिटी मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। मीन्स डायरेक्शन जो है उसकी चेंज होती रहती है, ये स्ट्रेट पाथ में नहीं होता, और यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट पाथ में होता है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और वेलोसिटी आपको समझ आ गया होगा, वेलोसिटी मतलब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ओके। फोर्थ पॉइंट इज इन यूनिफॉर्म मोशन द स्ट्रेट लाइन इज शोन एट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्ट्रेट लाइन शो करता है क्योंकि इट इज़ मूविंग इन स्ट्रेट पाथ।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन द कर्व्ड लाइन ग्राफ इज शोन, इसमें कर्व्ड लाइन ग्राफ शो होता है ऐसे, और इसमें जो ग्राफ शो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे। द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन हैव इन स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना कर्व और वेवी लाइन। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज वेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, an object is moving linear with a uniform velocity if time is represented along x-axis, then which of the following statement is correct? चलिए ग्राफ बना लेते हैं। टाइम जो है उसने शो किया है एक्स एक्सिस में, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इट इज़ टाइम, और ये वाई एक्सिस, और दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ मेज़र करें तो फॉर एग्जांपल उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इन 5 मिनट, देन उसने नेक्स्ट 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया अगेन 5 मिनट में। ठीक है, तो इस तरह जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, जिसमें इक्वल, ये हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी बतानी है कि कौन से लीनियरली विद यूनिफॉर्म इफ टाइम इज रिप्रेजेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट एक करेक्ट है इनमें से। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन, हमें वेलोसिटी का बताना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल होगा नहीं, इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है ना स्ट्रेट लाइन में। तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात ही नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है उसने। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिकॉज ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना। यूनिफॉर्म की बात करें, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो फिर स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ये वेवी होता, कर्व्ड होता। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपकी का जो क्वेश्चन है अपकमिंग वीडियो में फिर दोबारा से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको कोई डाउट होगा तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक बार इसको भी रेज कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज मैंने ग्राफ भी दिया हुआ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट बनता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उसमें कर्व्ड ग्राफ बनता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। बाय प्रोडक्ट मीन्स जो पेट्रोलियम से नहीं बन रहा है। कौन सा प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम से नहीं बन रहा है? तो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पेट्रोलियम होता क्या है। व्हाट इज पेट्रोलियम? तो वर्ड पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम लेटिन रूट्स ऑफ पेट्रा। पेट्रा लेटिन वर्ड है जिसमें पेट्रा का मीन है रॉक, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मीन्स रॉक ऑयल। ठीक है, सो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sandy and clay. Over million of years, the absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum. क्या हुआ था कि काफ़ी साल पहले जो सी में ऑर्गेनिजम्स रहते थे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, जो ऑर्गेनिजम्स रहते थे सी में, दे आर वरीड अंडर द सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल डाई होने के बाद वो एक लेयर के अंडर वरीड हो गए यहाँ पे। ठीक है, मिलियन ईयर अगो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वरीड हुए हैं इन द एब्सेंस, तो ये इनको क्या हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, यहाँ एयर और टेम्परेचर के एब्सेंस के कारण ये जो चीज़, ये जो डेड ऑर्गेनिज्म थे ये धीरे धीरे ऑयल में कन्वर्टेड हो गए। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं पेट्रोलियम। ठीक है, यही क्या है, पेट्रोलियम। organism died and their bodies buried and under high temperature, in the absence of high temperature and high pressure they are converted into oil. So इसी को हम कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिक्सड विद सॉल्ट वाटर एंड अर्थ पार्टिकल्स। इट इज़ ऑलवेज फाउंड बिटवीन टू इम्परवियस रॉक्स। अब ये इम्परवियस रॉक्स क्या होती हैं, ऐसी रॉक्स, ये दो रॉक्स के बीच में है। ठीक है, एक रॉक ये
दो रॉक्स ये जो रॉक्स हैं इसको हम कह रहे हैं इम्परवियस रॉक है, इम्परवियस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्परवियस? इम्परवियस मीन्स इनमें पोर्स नहीं होते, कोई भी चीज़ यहाँ अंदर एंटर नहीं हो पाती, ना यहाँ अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर, ना ही एयर पास होएगी ना ही वाटर पास होएगा, कुछ भी अंदर पास ऑन नहीं हो सकता। तो इसी को कहते हैं, मीन्स पोरस नहीं होता वो, तो इसी को हम कहते हैं इम्परवियस रॉक्स। So petroleum is formed by anaerobic decomposition. Anaerobic means absence of air. Air के absence में ये जो small animals थे converted into petroleum हो गए। So petroleum occurs at a moderate depth between two layers of impervious rocks. The petroleum is lighter than water and hence floats over it. Natural gas is found above petroleum trapped within the rock cap and petroleum layer. ठीक है, तो यही पेट्रोलियम है और पेट्रोलियम को ड्रिल करके जो है अर्थ क्रस्ट में ड्रिल करके यहाँ पे ड्रिलिंग करके जो है हम पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं। अब जब पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं तो वो जो हम कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। वो क्या होता है? क्रूड ऑयल। अब वो जो क्रूड ऑयल हम कलेक्ट करते हैं उसको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, तो इस क्रूड ऑयल को फिर हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शंस में मीन्स एक कंटेनर है, उसमें अलग अलग टेम्परेचर सेट है, तो जिस चीज़ का जो भी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाती है फ्रैक्शंस में, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन वैक्स, ऑल द थिंग्स आर मिक्सड इन इट। तो हम क्या करते हैं? इसको इन सब चीज़ों को सेपरेट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। इट कैन नॉट बी यूज इन द फॉर्म ऑफ इन विच इट एग्जिस्ट, मतलब एज अ क्रूड ऑयल हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज नोन एज क्रूड ऑयल। वी नीड टू सेपरेट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये जो सारी चीज़ें मिक्स हैं, इन सबको हमें अलग अलग करना पड़ता है, इनको प्यूरीफाई करते हैं हम। और द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजफुल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, तो इसकी जो चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शंस में, दैट इज़ नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो हम चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल से हम फ्यूल को सेपरेट कर रहे हैं, डीजल को, केरोसिन को, गैसोलीन को, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इन चीज़ों को जो हम सेपरेट कर रहे हैं फ्रैक्शंस, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और हर चीज़ का टेम्परेचर देखिए, जैसे यहाँ 400 डिग्री सेल्सियस है, हेयर 370, 300, 200, जिस चीज़ का जितना टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मीन्स जो हम इनको कलेक्ट करें फ्रैक्शंस में एट देयर डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। होप आपको पेट्रोलियम समझ आ गया होगा। पेट्रोलियम क्या है? काफ़ी मिलियन ईयर अगो पहले जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे, डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स थे, वो अंडर द सी वरिड हो गए। ठीक है, तो उससे क्या हो गया? एट द एब्सेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये जो चीज़ें थी ये वरिड, ये जो चीज़ें हैं ये कन्वर्ट होगी पेट्रोलियम में। ठीक है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट होगी और इसी को हमने फिर क्रूड ऑयल कहा। अब क्रूड ऑयल को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, तो क्रूड ऑयल को हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उसके बाद हम हर चीज़ को यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पैराफिन बैग्स अभी आपने देखा इसकी प्रोडक्ट है, बिटुमिन भी, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी इसी का प्रोडक्ट है। बट कोक जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं होता। कोक जो है हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कलेक्ट करते हैं कोक को। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? कोक में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, और यहाँ पैराफिन वैक्स, विटामिन और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो हमने कलेक्ट किया है ये होता है, ये इसको हम कलेक्ट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट फ्रैक्शन में डिफरेंट जो टेम्परेचर सेट होता है और जो हम चीज़ें कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? हम कोल को हीट करते हैं, कोल को हम हीट करते हैं द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर, और देन कोल इज़ कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोक, कोल तार और कोल गैस, ये तीनों चीज़ें हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। ठीक है, सो कोक, कोल तार, कोल गैस जो है कोल से मिल रहा है हमें,
और उसको एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, देन वी कलेक्ट कोक, कोल tar एंड कोल गैस. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, just hold down for a moment. Question number 6. Question number 6 is Aman keeps a plastic bottle, wooden spoon, and metallic spoon in a closed room overnight. The room temperature is 30 degrees Celsius. In morning he records the temperature of 3 objects as T1, T2 and T3. Which of the following most likely represent the relation between them? अमन एक लड़का है, उसने 3 चीज़ें कलेक्ट की हैं. प्लास्टिक बोतल, वुडन स्पून एंड नेक्स्ट वन इज मेटालिक स्पून, मेटल का स्पून. ठीक है, 3 चीज़ें हैं उसके पास. उसने इन तीनों को रूम टेम्परेचर पे रख दिया रात को एट 30 डिग्री सेल्सियस, और मॉर्निंग में उसने इन तीनों चीज़ों का टेम्परेचर चेक किया. तो किसका टेम्परेचर कितना होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, यही क्वेश्चन ने पूछा है. तो इन तीनों का जो टेम्परेचर होगा इट विल रिमेन सेम, बिकॉज तीनों को सेम टेम्परेचर मिल रहा है. 30 डिग्री सेल्सियस पे हैं तीनों ही चीज़ें, एट सेम टेम्परेचर है, किसी का भी टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा. सो तीनों का टेम्परेचर जो होगा सेम रहेगा. सो इट्स आंसर इज T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3. ठीक है, चलिए इसके लिए एक टर्म इसमें इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. आपने पढ़ा होगा कंडक्शन, सॉलिड चीज़ों में जो हीट ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन, एंड कन्वेक्शन जो लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होती है उसे कहते हैं कन्वेक्शन. एंड रेडिएशन मीन्स जो एटमॉस्फेयर में रेडिएशन रेज आती हैं, जो हम जैसे हम सन रेज रिसीव करते हैं दैट इज़ थ्रू रेडिएशन. सो कंडक्शन इन सॉलिड, transfer of heat in solid, transfer of heat in liquid and transfer of heat in gas in air. ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, बट इसमें डायरेक्ट पूछा है कि कितना टेम्परेचर होगा तीनों का. तो तीनों का टेम्परेचर इट विल रिमेन सेम, बिकॉज तीनों जो हैं सेम टेम्परेचर पे हैं एट रूम टेम्परेचर, तो किसी का भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. दिस इज़ आवर राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है, ये प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो एल्गी, फंगस, राइजोबियम या वायरस, कौन सा अपना खाना खुद बनाता है. तो एल्गी जो है अपना खाना खुद बनाती है. ठीक है, इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. बाकी फंगस, राइजोबियम और वायरस पैरासाइट हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते. ठीक है, सो दिस इज सो आवर राइट आंसर इज एल्गी. और फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, कैसे बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, chlorophyll, it is converted into oxygen plus glucose. तो ये जो ऑक्सीजन है ये हम यूज़ कर लेते हैं, और ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं एज देयर फूड. दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, मीन्स लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following feature helps polar bears to adapt in extreme cold condition. कौन से फीचर हैं जो पोलर बेयर को इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में, इतनी कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करने पे हेल्प करते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ वाइट फर, फ्लैट फीट, फैट अंडर स्किन. वाइट फर तो होता है, फैट अंडर स्किन होता है, बट फ्लैट फीट नहीं होते. सो ये हमारा आंसर नहीं है. वाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज, फैट अंडर स्किन. यस, ये हमारा आंसर है. उसकी वाइट फर होती है और लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं. शार्प क्लॉज होते हैं ताकि जब वो आइस पे चले तो वो स्लिप ना हो, उसकी बॉन्डिंग बनी रहे ग्राउंड के साथ.
बाउंडिंग बनी रहे, तो दैट्स वाई उसके जो क्लॉज होते हैं लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं, ताकि वो स्लिप ना हो जाए आइस में। और फैट अंडर द स्किन, सो यही वो कंडीशन है जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। प्रोटीन, विटामिन सी तो नहीं होता, खट्टी चीज़ों में होता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट कर दीजिए, आयरन नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर राइट आंसर, प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 इज द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वुंड एज एंटीसेप्टिक इज। नॉन मेटल है जो कि पर्पल कलर का है, और जब हमें जख्म हो जाते, चोट लग जाती है, तब हम उनको यूज़ करते हैं। तो सबको पता है वो आयोडीन सॉल्यूशन होता है। इसका नाम एज अ क्रीम ऑइंटमेंट ये मिलती है, जिसको पोविडीन आयोडीन हम कहते हैं। उसका पोविडीन आयोडीन, तो ये एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है जो आयोडीन, जिसका नाम है आयोडीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं है, वो आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड है वो मैंने दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज़ इनकरेक्ट, गलत बतानी है, कौन सी गलत है? एयर हैज़ वेट, एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, एयर ऑक्यूपाई स्पेस। तो जो सेकंड ऑप्शन है एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, ये गलत है, क्योंकि एयर ऑफ कोर्स एयर इज़ प्रेजेंट इन सॉइल। इसलिए जो एयर में जो क्रिएचर्स रहते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अर्थवर्म रहते हैं, जो भी चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सॉइल में, तो वो एयर कहाँ से लेते हैं? वो भी तो एयर लेते हैं ना, तो वो एयर सॉइल से ही लेते हैं। सॉइल पार्टिकल्स में एयर प्रेजेंट होती है। तो दिस इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 11 कर लिए हमने, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स दिए हुए हैं, और कॉलम बी में उनके फंक्शन दिए हैं, तो हमें करेक्ट मैच करना है कि किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, तो हमें इसे करेक्ट मैच करना है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले मैं आपको एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम समझा देती हूँ, ताकि आप आंसर खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओ। देखिए, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, मतलब डाइजेशन तो नहीं, बट हाँ प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। माउथ से हम खाना खाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं सलाइवा सिक्रीट करेंगी, इट सिक्रीट सलाइवा। ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करेंगी, और हम खाना च्यू करेंगे, और जो खाना है जब हम च्यू करेंगे तो इट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल। कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जब हम च्यू करते हैं तो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सम अमाउंट ऑफ स्टार्च जो है यहाँ पे सिक्रीट होता है जब हम च्यू करेंगे। तो हम देखिए, व्हेन माउथ का बता देती हूँ, डाइजेशन बिगिन्स इन माउथ, द फूड इज ग्रुप्ड बाय टीथ, हम टीथ से च्यू करेंगे, moisten with saliva to make it easy to swallow. Saliva also has a special chemical called enzyme. Saliva में जो एंजाइम होती है उसका नाम है एमाइलेज। वो क्या करती है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वंस स्वैलो करने के बाद जो हमारे गले में पाइप है ओइसोफेगस, उसमें खाना जाता है। यहाँ से हमने च्यू किया, स्वैलो किया, और ये जो हमारी पाइप है ओइसोफेगस, इसको ईसोफेगस भी कहते हैं, तो यहाँ से पास ऑन होते हुए ये खाना हमारा जाएगा स्टमक में। अच्छा, ईसोफेगस में जब खाना जा रहा होता है तो ईसोफेगस में याद रखना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्सिस मीन्स पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है इसमें। पेरिस्टाल्सिस मीन्स पुश होता है खाना ऐसे नीचे को नीचे को नीचे को, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जब हम वॉमिट वगैरह करते हैं तब भी खाना ऊपर को आ जाता है स्टमक से, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मीन्स जो खाना है वो नीचे की तरफ जा रहा है।
ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो हमारी जो इसोफेगस है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। उसके बाद जो है खाना जाएगा स्टमक में। अब स्टमक में खाना जब जाएगा, हेयर इट मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूसेस विच कंटेन 3 सब्सटेंसेज। हमारे स्टमक में HCl, पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होता है। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। अच्छा, जो स्टमक की हमारी स्टमक का जो ये है, यहाँ पे ना ओपनिंग होती है, यहाँ पे और यहाँ पे स्टार्टिंग में और एंड में जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं स्फिंक्टर। इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। तो इम्पॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। जब खाना आता है तो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, खाना अंदर जाएगा, फिर ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉरवर्ड होगा खाना, तो यहाँ से ये स्फिंक्टर ओपन होगा और खाना निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर है, ये टर्म याद रखना। ठीक है, चलिए। HCl, पेप्सिन और म्यूकस जो है हमारे स्टमक में होता है। HCl जो होता है वो क्या करता है, डेड और जो खाने के साथ बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह आते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से, ताकि HCl से वो लाइनिंग ख़राब ना हो जाए। तो म्यूकस जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद स्टमक में खाना जाने के बाद खाना चला जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, यहाँ से माउथ से खाना इसोफेगस में गया पेरिस्टाल्सिस करके, उसके बाद स्टमक में आया। स्टमक में HCl, म्यूकस और पेप्सिन प्रेजेंट है। तो HCl क्या है, जो जर्म्स आ रहे हैं खाने के साथ उसको किल करता है, और म्यूकस जो है इसकी जो लाइनिंग है, ये जो लाइन है, वॉल है, इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि HCl से ये ख़राब ना हो जाए। और पेप्सिन क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड, जो है सम अमाउंट जो प्रोटीन है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो इसमें 2 ग्लैंड्स हैं, एक है लीवर, एक है गोल ब्लैडर। इन दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। लीवर के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के बलून्स है छोटा सा, इसी को हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ये बाइल जूस को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है और लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। तो यहाँ से बाइल जूस जो है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो बाइल जूस क्या करता है, जो फैट होता है हमारा खाने में, उसको ब्रेक डाउन करने में, जो बिगर पार्टिकल्स हैं फैट्स के, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है फॉर बेटर डाइजेशन। ठीक है, तो बाइल जूस का काम होता है फैट पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, यहाँ से ये गॉल ब्लैडर जो है लीवर में सिक्रीट करेगा बाइल जूस, और लीवर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है बाइल जूस को, और ये हेल्प करता है डाइजेशन में। और एक और ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज़ कॉल्ड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर हियर। पैनक्रियाज भी कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, और वो क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो यहाँ पे पूरी जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन, एक और पॉइंट बता दो, स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। अब आप कहो, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। अब आप कहोगे कि दो स्मॉल इंटेस्टाइन तो बड़ी है तो उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, लार्ज इंटेस्टाइन तो 1.5 मीटर बट उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इनकी विड्थ के अकॉर्डिंग नाम रखे हुए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ है वो छोटी है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड जो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी विड्थ ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर यहाँ पे विलाय, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड विलाय। ठीक है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन यहीं पे होती है, खाने को एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो खाने को एब्जॉर्व करेंगे फिर जो है ब्लड, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, तो एब्जॉर्व फूड ब्लड कैपिलरीज में जाता है, और ब्लड कैपिलरीज कैरी करके, खाने को कैरी करके सारे बॉडी पार्ट्स में प्रोवाइड कर देती हैं। और जो भी जब खाना एब्जॉर्व हो जाएगा तो जो अनवांटेड चीज़ें बचेंगी तो वो चली जाती हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन सम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्व करेगी, और जो वेस्ट होगा वेस्ट को वो भेज देती है रेक्टम में। यहाँ पे वेस्ट हमारा कलेक्ट हो जाता है और एनस के थ्रू ये
पास ऑन हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से फिर ओइसोफेगस में खाना जाएगा, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3D व्यू भी लिए हुए, एक बार मैं उसमें भी आपको समझा देती हूँ कैसे कैसे मूवमेंट हो रही है खाने की, कहाँ पहले जाता है, ठीक है। एक बार उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। और ये गॉल ब्लैडर जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये बाइल जूस से, तब आपने देखा कई बार कुछ लोगों को जैसे स्टोन हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में, तो स्टोन अगर गॉल किडनी में है फिर तो रिमूव हो जाते हैं, बट गॉल ब्लैडर में है तो फिर पूरी किडनी ही पूरी गॉल ब्लैडर ही रिमूव करते हैं, ठीक है। और फिर जिनका गॉल ब्लैडर नहीं होता उनको कहते हैं कि फैट्स वाली चीज़ें थोड़ी कम खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि बाइल जूस नहीं बनता, और बाइल जूस क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, ताकि हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर ले। बट जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं तो उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा ऑयली खाना कम खाना, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। पैनक्रियाज इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये याद रखना, और यहाँ से आप रीड कर सकते हो सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, वो सारी यहाँ पे मेंशन है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दे रखा है, तो अब एक बारी इन नोट्स को पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने वर्किंग मॉडल 3D मॉडल है, नॉट वर्किंग मॉडल, 3D मॉडल है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये इसोफेगस, स्टमक, ठीक है। एक मिनट, मूव, आई विल शो यू, वेट, not working right now, just hold on for a moment. Yes, it is, look at here, ये हमारा जो पोर्शन है, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर वाली, बाहर वाली लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन नीचे एनस, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा होता है इसका, अगर साइड व्यू आप देखोगे तो ये ऐसा होता है, ठीक है। पीछे से बैक साइड से इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा, तो ये ऐसा दिखता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक्चुअली मुझे लीवर बताना था, लीवर के पीछे गॉल ब्लैडर है ना, विच इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम हियर। छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ऐसे यहाँ पे, इफ़ इट इज़, येस यू कैन सी हियर नाउ, ग्रीन कलर का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर, लीवर के साथ प्रेजेंट होता है ये, दैट इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जो बाइल जूस सिक्रीट करता है और फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज इट इज़ प्रेजेंट ओवर हियर, लीवर और स्टमक के बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। लाइक हाउ ये पीछे नहीं जाता, दैट्स वाई मैंने इसको अलग से यहाँ मेंशन किया हुआ है। पैनक्रियाज इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि एब्जॉर्प्शन में, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम जब भी डिस्कस करूँगी तो आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी जब हम चैप्टर करेंगे तो 1 बाय 1 जब भी हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको वहाँ पे फिर से समझा दूँगी, ओके, सो डोंट वरी। बट अभी के लिए अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे मैसेज कर, कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो देख लेते हैं। आई होप आपको सबके पार्ट्स के फंक्शन समझ आ गए होंगे, आप खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। लीवर का क्या रोल होता है, अब लीवर देखिए क्या है, लीवर का क्या रोल होता है, मैंने भी बताया था, बाइल जूस इज स्टोर्ड, तो सेकंड का, बी का सेकंड। अब आपको अगर मान लीजिए चारों का नहीं पता, किसी एक का पता है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। जैसे पैनक्रियाज का हमें पता है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, तो आप पैनक्रियाज के थ्रू जा सकते हो। जैसे डी का फोर्थ कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे डी का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। फिर भी डी का, सी का, वेट 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 लेट मी चेक, सी का स्टमक वेयर प्रोटीन बाइल जूस रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस, बी का 3 एंड सी का सेकंड गॉल ब्लैडर। अच्छा, गॉल ब्लैडर में, हाँ सॉरी, स्टोर तो गॉल ब्लैडर में ही होता है, एंड डी का फोर्थ। तो आपको एक ऑप्शन पता है, उसके थ्रू भी आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। वेट, यस,
सो डी का फोर्थ इसमें है, एक ही में, तो आप यहाँ इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब लीवर क्या करता है, बाइल जूस स्टोर करता है, ए का हो गया। सॉरी, प्रोटीन डाइजेशन, वेट, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हियर। स्टमक क्या करता है, रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। सो दिस इज आवर राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर। ठीक है, लीवर स्टोर नहीं करता, अभी मैंने बताया था गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, लीवर सिक्रीट करता है। लीवर जो है सिक्रीट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। ठीक है, तो लीवर में प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके जो जूस हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस जो हैं, वो हेल्प, लीवर जो है जूसेस भेजता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है ये है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। फिर इसको इरेज कर लो, देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। और इसकी पीपीटी जो है और पीडीएफ जो है इसकी, मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी में मिल जाएगी। मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगी इसका ये वाला पेपर भी, और जो नेक्स्ट पेपर है वो भी। दोनों ही चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, आरबी कौशल एकेडमी। आप सर्च कर लीजिए आरबी कौशल एकेडमी। तो इसी पे मैं इसकी जो पीपीटी है, पावर पॉइंट, ये जो पीडीएफ है, मैं वहीं पे डाल दूंगी। ठीक है, आरबी कौशल एकेडमी, आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज़ ट्रू। तो सेल के बारे में कौन सी एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है, वो हमें बतानी है। All cells are round in shape. Cells of tissue have similar structure. Size of cell is same in a well organized organism. All the cell have nucleus. ठीक है, तो सेल आपको पता होगा, हमारी बॉडी जो है, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, सेल जो है कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यू, और टिश्यू कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते, बॉडी बनाते, ह्यूमन बॉडी, या नॉट ओनली ह्यूमन, जो भी लिविंग थिंग की बॉडी हुई। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से लिविंग बीइंग। तो ये रोल होता है, ये सेल का फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, सेल जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। Prokaryotic cell and eukaryotic cell, what is the difference between these two? Difference already I have mentioned over here. ठीक है, फिर भी एक बार यहीं से आपको बता देती हूँ। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इट इज़ प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल जो प्रेजेंट होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। हमारा जो सेल है दैट इज़ यूकैरियोटिक। और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल आप देखेंगे यहाँ प्रेजेंट है, बट इन यूकैरियोटिक सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती। जो एक मेन डिफरेंस है प्लांट्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उसका कोई वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता, वो ऐसे ही ओपनली प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये सेल है, ये जो डॉट है, ये दिस इज साइटोप्लाज्म। फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस खुला ही पड़ा है, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर स्पेस को पर्टिकुलरली किसी वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, ऐसे ही खुला प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो यूकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है, उसके बाहर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोलस में आरएनए प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए है वो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, डीएनए।
ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है। अब इसमें ये सेल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल तो एब्सेंट है यूकेरियोट्स में, और ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट ओवर हियर, और साइटोप्लाज्म में कुछ बॉडीज आपको दिख रही होंगी, इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है यूकेरियोटिक सेल, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। तो ये जो है ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और हर एक ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी स्टोर करता है ये, ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। वेट मैं इसको इरेज कर लूँ, फिर बाकी चीज़ और सेल ऑर्गेनल्स एक बार बता देती हूँ आपको, वेट, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट फंक्शन है दोनों का कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड एब्सेंट इन यूकेरियोट्स, सेल वॉल नहीं होती इसमें, ठीक है। और इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसमें हम सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस कर रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ अ सेल, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल, ठीक है। एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ है इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, इट राइबोसोम दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में। और फिर एक और सेल ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करती है, सिक्रीशन करती है केमिकल सब्सटेंस का, गोल्जी बॉडी केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन होता है, लाइक एंजाइम, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स का सिक्रीशन गोल्जी बॉडी में होता है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इन डिटेल जब हम चैप्टर करेंगे तब करेंगे, ठीक है, वन बाई वन सबका। बाकी आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज़ यूकेरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन भी मैंने दिया हुआ है आपको। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, यूकेरियोट में एब्सेंट है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, अभी आपको मैंने बताया। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, यहाँ भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ईच एंड एवरी पार्ट के, तो वो आप एक बारी गो थ्रू हो जाना। प्लाज्मिड्स प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट, और लाइसोसोम, सेल डिवीजन। अच्छा, सेल डिवीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता देती हूँ। सेल डिवीजन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें माइटोसिस के थ्रू होता है। तो जैसे हम ह्यूमन बींग से हमारे अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है, और जैसे जो सिंगुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सिंगल सेल्ड, उनमें बाइनरी फिशन के अकॉर्डिंग होता है। तो बाइनरी फिशन क्या होता है एक्चुअली, पहले बाइनरी फिशन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा है, अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बाइनरी फिशन मीन्स उसके नाम से पता चल रहा है, बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स स्प्लिट होना, मीन्स टू पार्ट्स में स्प्लिट होना। फिशन हो रहा है मीन्स स्प्लिट हो रहे हैं टू पार्ट्स में। तो अमीबा है, अमीबा का न्यूक्लियस आप देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ टू पार्ट्स में, देन यहाँ सेंटर से यहाँ से कट होगा, सेपरेट हो जाएंगे, एंड ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, इनको हम कहेंगे डॉटर अमीबा, ठीक है। तो ऐसे बाइनरी फिशन मीन्स इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो इस अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बाइनरी फिशन होता है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस में क्या होता है, मान लीजिए मदर सेल है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। अब ये डीएनए देखिए आपस में यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, फिर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है,
जैसे हाँ होता है ना, एक पेरेंट का क्रोमोसोम, एक फादर का एक मदर का क्रोमोसोम, फिर दोनों के फीचर्स जो हैं बच्चे में जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे यही प्रोसेस हो रही है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है एंड यहाँ पे ये 2 पार्ट्स यहाँ पे आगे डॉटर सेल्स में और ये 2 पार्ट्स यहाँ आगे। तो ये जो दोनों हैं ये 2 डॉटर सेल्स हैं। तो इनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब चैप्टर करेंगे। अभी के लिए आपको बस यही याद रखना है कि जो ये है यूकैरियोट्स हैं उनमें माइटोसिस होती है और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था सेल के लिए, सेल के बारे में। ठीक है, तो याद रखना। और ये जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की व्हाट इज़ द नेम ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल, तो दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब ये पॉइंट्स याद रखिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको इरेज कर लूँ। देन question is, which of the following statement about cell is true? All cells are round in shape. Cells of a tissue have a similar structure. Size of cell is same in a well organized organism. And all the cells have nucleus. तो cells of a tissue के जो cells होते हैं वो similar structure होता है उनका। ठीक है, तो ये this is a right answer। ठीक है, बाकी सबका शेप साइज सबकी अलग, जरूर नहीं सारे सेल राउंड ही होंगे, कुछ राउंड होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, सबके शेप अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर बी। ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन था, बट वैसे ही मैंने आपको डिफरेंस बता दिया उसमें, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब ईस्ट में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, पोटैटो में कौन सी, एल्गी में और फंगस में। तो उसके लिए पहले आपको ये जो टर्म्स दे रखी हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये टर्म्स होती क्या हैं। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें इन प्लांट्स, तो 2 वेज से होती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट है जैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो एज द नेम सजेस्ट, रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट सच एज स्टेम, लीव्स, रूट्स। मीन्स जो न्यू प्लांट बन रहा है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो हो रही है वो या रूट से या स्टेम से या लीफ से हो रही है, तो उसी को हम कहते हैं vegetative propagation. These plants take less time to grow and are exact replicate of their parents as they reproduce from a single parent. ठीक है, तो जैसे ये लीफ आप देख रहे हो, ब्रायोफाइलम का लीफ है, ब्रायोफाइलम में लीफ के थ्रू जो है प्रोपगेशन हो रही है। अब ये जो प्लांट्स हैं नीचे फोल्ड डाउन होंगे, इसको अगर आप लगाओगे तो इससे न्यू प्लांट बन जाएगा। तो इसमें जो न्यू प्लांट बन रहा है वो लीफ के थ्रू बन रहा है। अब ये देखिए स्टेम, अनियन इज अ स्टेम, अनियन को अगर हम वरी करेंगे अंडर द सॉइल तो इससे न्यू प्लांट बन जाता है। सो ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। और ये रूट्स जैसे स्वीट पोटैटो की रूट्स हैं ये, तो इसको अगर आप स्टेम को इसके रूट को अगर आप सॉइल में वरी करोगे तो इससे भी न्यू प्लांट बन जाता है। तो मीन्स ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन इट एंड सिंगल पेरेंट है, इसी को ही स्टेम से, रूट से या लीफ से न्यू प्लांट बन रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रही है इनमें। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बारी मैं इरेज कर लूँ, फिर नेक्स्ट विल डिस्कस। बडिंग, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम ईस्ट सेल eventually detaching itself from the parent cell. This then mature to grow into a new yeast cell. This in turn produce more buds and then chain continues forming a number of new yeast cell within a short period of time. जो yeast होता है, yeast में budding होती है, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा bud निकलेगा, फिर इससे ये न्यूक्लियस यहाँ पे आया, ये छोटा सा बड, फिर इससे एक और बड तैयार हो जाएगा और बड। तो ये जो चेन है ये चलती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है।
दिस इज कॉल्ड बडिंग। और ईस्ट में जो प्रोसेस, ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन हो रही है दैट इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। सम ऑर्गेनिज्म have the ability to break into two or more fragments, with a new fragment becoming a new independent individual. They multiply rapidly in a short period of time. जैसे ये स्पायरोगारा का एग्जाम्पल है। स्पायरोगारा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से ब्रेक डाउन होएगा, ठीक है, और न्यू, ठीक है, फिर ये न्यू प्लांट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर फर्दर ये यहाँ से डिवाइड होगा, फिर इन, तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है। इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट हो रहे हैं पीसेस एंड देन न्यू जो है प्लांट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। Spore formation, spores are present in the air and are covered by hard protective coat to bear low humidity and high temperature condition. Spores germinate and develop into new organism under favorable condition. आपने ब्रेड देखा है कि काफ़ी टाइम हो जाए अगर ब्रेड को रखे तो ऐसे ब्लैक ब्लूइश जैसे डॉट से बन जाते हैं, इस तरह का हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, स्पोर। तो स्पोर जो है ब्रेड पे ग्रो कर जाती है अंडर सुटेबल कंडीशन। सो दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपागेशन। अब माइक्रो प्रोपागेशन क्या है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, a tiny portion of plant tissue is taken from a plant and allowed to grow in a nutrient medium under controlled condition in the laboratory. The cell divided rapidly and form unorganized mass of the cell. Then this cell is known as callus. Callus is transferred to another medium to facilitate the differentiation of different parts of the plant. The plantlets are then transferred to the fields. तो यहाँ से समझाती हूँ माइक्रो प्रोपागेशन आपको, इस डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये प्लांट है, इसकी हमने कोई छोटा सा टिप लिया, शूट ली, एंड इसको एक मीडियम में डालेंगे, प्राइमरी कल्चर, फिर यहाँ पे ये जो है ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रही होंगी रूट्स जो डेवलप हो रही हैं। ठीक है, फिर इससे रूटेड एक प्लांट बन गया, फिर इसको पॉटेड प्लांट में लगाएंगे, फिर इसको हम फील्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसे ही प्रोसेस जो है इट विल कंटिन्यू। सो दिस इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ठीक है, इसको माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं। तो ये सारे तो पार्ट्स हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कस कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सबको पता है कि फ्लावर्स के थ्रू होती है। अब फ्लावर में कैसे होती है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के थ्रू। अब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के थ्रू होती है फ्लावर में। चलिए देख लेते हैं एक बार। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर फ्लावर, स्टेमन। अब इसमें अच्छा मेल पार्ट क्या होता है, एंथर और फिलामेंट जो है वो मेल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्टेमन। फीमेल पार्ट जो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज कॉल्ड पिस्टिल। इन तीनों का नाम देते हैं पिस्टिल। इट टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म अ स्टेमन, स्टेमन एंड पिस्टिल। और ये अदर पार्ट्स हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हियर एंड स्टॉक इज हियर। सो यहाँ पे वेट, अब इसके टू, ये देखिए पॉलिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पॉलिनेशन के थ्रू होती है। पॉलिनेशन भी 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, पहली बात तो पॉलिनेशन होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, 2 टाइप्स की पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेम प्लांट पे पॉलिनेशन हो रही है। पॉलिनेशन कैसे होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू, एयर के थ्रू, विंड के थ्रू, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इसे ऑटोनॉमी भी कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स वन फ्लावर से अनदर फ्लावर, फ्लावर सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हिबिस्कस का है और रोज के साथ तो पॉलिनेशन हो रही है, वैसा नहीं, सेम प्लांट होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे प्लांट में होती है, सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑल्सो important plays an important role in sexual reproduction of plant. फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, जाइगोट इज फॉर्म्ड, जैसे ही मेल पोलन ग्रेन्स एंटर होते हैं फीमेल पार्ट में, स्टिग्मा में, स्टाइल में, देन ये ओवरी में जाते हैं और एग यहाँ पे एग फर्टिलाइज्ड होता है यहाँ पे। और इसका जो ये बाहर वाला पोर्शन है ओवरी है, अंदर ये जो
सीड बनते हैं, इसे ओव्यूल्स कहते हैं। ओवरी से फ्रूट बनता है, ओवरी जब मैच्योर हो जाती है तो इट इज़ ट्रांसफर इनटू फ्रूट, और ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स से क्या बनता है, सीड्स बनते हैं। ठीक है, सो ये कुछ ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ऑफ प्लांट। ठीक है, पॉलिनेशन हमने कर लिया, फर्टिलाइजेशन हमने कर लिया। अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज आवर क्वेश्चन, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में भी मैंने बताया था क्या होता है, बर्डिंग होती है। ईस्ट में बर्ड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है। पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और एल्गी में क्या होता है, स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल देखा था आपने, फ्रेगमेंटेशन। फंगस में स्पोर फॉर्मेशन, जो ब्रेड पे स्पोर्स थे, स्पोर फॉर्मेशन हो रही थी, जो ब्लूइश से पैच बन रहे थे, ब्लूइश ब्लैकिश, दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। तो देख लेते हैं आप क्वेश्चन। ए का फोर्थ कहाँ पे है, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का सेकंड। यस, सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, वेट, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following pollutants are responsible for the depletion of ozone layer। में से कौन सा जो है ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पोल्यूटेंट डिप्लीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिड रेन, या फिर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओजोन लेयर है क्या। ओके, व्हाट इज ओजोन लेयर। ठीक है, यहाँ देखिए डायग्राम में ओजोन लेयर क्या है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में ही एक थिक लेयर है। ठीक है, ये इट इज़ अराउंड 3 to 5 मीटर थिक होती है ये। ठीक है, 3 to 5 मिलीमीटर इन थिकनेस, नॉट मीटर, 3 to 5 मिलीमीटर थिक होती है। ठीक है, ये जो लेयर है, तो ये जो लेयर है इसी को हम ओजोन लेयर कह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर। अब क्या होता है, दिस इज आर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ये सन है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट से यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज आती हैं, और क्या होता है कि ये जो ओजोन लेयर है यहाँ पे आके कुछ लेयर्स तो वापस अंदर चली जाती हैं, कुछ लेयर जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस स्पेस में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्सेस हीट को, ज़्यादा हीट को अंदर नहीं आने देती वहाँ पे, वहीं पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हीट आई, कुछ अमाउंट जो है ओजोन लेयर ने वापस रिफ्लेक्ट कर दिया टू द एयर, टू द स्पेस, एंड कुछ अमाउंट जो है अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी अर्थ। अब क्या हो रहा है, जो अब ये ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे हो रही है आज के टाइम में, जो भी हम जैसे फ्रिज काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिनसे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होती है, जैसे एसी हो गए, फ्रिज हो गए, इन सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होती है इन मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, यहाँ पे जाती है CFC, यहाँ पे जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड ये क्या करेगा, अब ये जो ओजोन लेयर है, ये मान लीजिए ये है ओजोन लेयर। ठीक है, O3 है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल का क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है ये यहाँ जाके इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देगा और खुद जाके इससे कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये बना देगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और ओजोन को ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये जो है इसको ओजोन लेयर को वीक कर रहा है, ओजोन लेयर को ब्रेक कर रहा है। ओजोन लेयर ब्रेक होगी तो क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ हीट जो है अंदर एंटर करेगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं हो, ज़्यादा इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, जो ये है ओजोन लेयर है सनरेज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, डायरेक्ट अंदर आ जाएंगी, तो इट रिजल्ट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, जिससे ज़्यादा गर्मी होगी, हीट ज़्यादा हो जाएगी अर्थ में। तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका जो डिसएडवांटेज है यही है
कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक डाउन करके खुद इससे कंबाइन होता है और एक मॉलिक्यूल बना लेता है ये। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लोरीन मोनोऑक्साइड। और इस तरह से करते करते ये जो है ओजोन लेयर को वीक कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ये सब चीज़ें कम यूज़ करनी चाहिए। कम, अब आज के टाइम में ऐसा हो गया कि कोई यूज़ कम तो नहीं, मतलब ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, बट एटलीस्ट हमें कुछ ऐसे करना चाहिए, ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ताकि जिनसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जो गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, कम रिलीज़ हों। ठीक है, तो यही रीज़न है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। क्या रीज़न है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ अ रीज़न ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है लेयर ऑफ एयर्स, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो 1 2 3 4 5 लेयर्स होती हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। और ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेयर में क्या प्रोसेस होता है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, इसको आप रीड कर लेना। ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पे ये ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर ये है जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह है, और जो ये ओजोन लेयर है हमारी, ये भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट है यहाँ पे ओजोन लेयर। फिर मीजोस्फेयर में ये मेट्योर्स आते हैं, मेट्योर्स बर्न होते हुए जो स्पेस से मेट्योर्स आ रहे हैं, दैट इज़ वो कहाँ पे आते हैं? मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर में एंटर करते हैं और फिर कुछ तो बर्न आउट हो जाते हैं, कुछ अर्थ सरफेस पे गिर जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर में सैटेलाइट वगैरह हैं। और ओरा क्या है? ये एक रिफ्लेक्शन होता है लाइट्स का, ब्लू से कलर का होता है, दैट इज़ नेम गिवन एज अरोरा। ठीक है, एक्सोस्फेयर में क्या होता है? स्पेसशिप वगैरह होती है, और इनका डिस्टेंस दिया हुआ है अर्थ से। ये 20 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर, ये 85, 690 और ये 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एक और डायग्राम मैंने दे रखी है। ये सनरेज आ रही हैं, ठीक है, ये जो ओजोन लेयर है कुछ रेज को तो आने दे रही है। अच्छा देखिए, कुछ रेज अंदर पास हो जाती हैं और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जहाँ से ओजोन, यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रखी है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा अमाउंट में जो है ये सन रेज, इंफ्रारेड रेज और यूवी रेज एंटर करती हैं। ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो यही है ओजोन लेयर डिप्लीशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसमें जो ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे हो रही है? ये हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। इसका जो मेन रीज़न है दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16 सेइंग? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेबल डिजीजेज। इनमें से कौन सा एक सेट जो है कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में शो कर रहा है? अब नाउ what is communicable diseases and what are the difference between communicable and non communicable diseases, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं अ डिजीज़ विच आर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं, एंड they are caused by microorganisms that can be transmitted from one individual to another through direct or indirect contact। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से टच करके, किसी का जूठा पानी पी के, खाना खा के, और इनडायरेक्ट कैसे? थ्रू एयर। ठीक है, दीज डिजीजेज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वेरियस मीन्स सच एज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, इंसेक्ट बाइट्स, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो ये है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो वन पर्सन से दूसरे में, वन इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। Second है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑल्सो नोन एज क्रोनिक डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रोनिक डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। दिस इज़ इन्फेक्शियस एंड दिस इज़ non-infectious disease. They are not caused by infectious agents but are instead the result of various non-infectious factors such as lifestyle choice, heredity and environmental factor. Communicable disease, non-communicable disease किसी को टच करके, किसी का कंटेमिनेटेड खाना खा के, इन सब चीज़ों से नहीं होता है। ये कुछ हमने ऐसे लाइफस्टाइल चूज़ कर लिए हैं आज के टाइम में जिसकी वजह से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, या है कुछ लोगों को हेरिडिटी होती है, मतलब पेरेंट्स से ही ट्रांसफ़र, जेनेटिक ट्रांसफ़र हो रहा है इसलिए हो रही है, या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जिस वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे कैंसर
कैंसर जैसी जो बीमारी है, नॉन कैंसर, हार्ट अटैक, नाउ डेज हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे, तो ये सब चीज़ें जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज़ में ये एक चार्ट दे रखा है आपको कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ का और उसके मोड ऑफ स्प्रेड की कैसे हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। कोलरा जो है फूड एंड वाटर से होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। टाइफाइड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। हेपेटाइटिस जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो थ्रू फूड एंड वाटर। इन्फ्लुएंजा ईयर टू ईयर। ट्यूबरक्लोसिस ईयर टू ईयर। मलेरिया मस्कीटो के थ्रू। टेटनस बाइट और वूंड एक्सपोज टू डस्ट और आयरन, कोई घाव कोई जख्म लंबे टाइम तक अगर डस्ट एयर की प्रेजेंस में रहे, उस पर डस्ट वगैरह बैठती रहे, आयरन टच हो जाए तो इसलिए तो उसकी वजह से टेटनस होता है। तो टेटनस कैसे होता है? बाइट और वूंड एक्सपोज टू डस्ट और आयरन। पोलियो फूड एंड वाटर। अच्छा एक और चीज़, आप लोग सोचेंगे कि पोलियो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। पोलियो इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, इट इज़ स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। स्वाइन फ्लू ईयर टू ईयर। सो ये कुछ चार्ट हैं, कुछ डिजीज़ हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को क्रॉनिक डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पे वापस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेबल डिजीज़? अनीमिया, स्कर्बी, डायरिया, कोलरा नहीं, टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया, स्वाइन फ्लू नहीं, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो। ये कम्युनिकेबल डिजीज है। डायबिटीज़ तो नहीं है, टाइफाइड, मलेरिया ये भी नहीं है। सी इज़ द राइट ऑप्शन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस? कौन सा एक जो है साइंस के लिए सही नहीं है? कि साइंस इज़ ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस ऑलवेज टेंटेटिव है, साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, साइंस इज स्टैटिक इन नेचर। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। चलिए, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, टेंटेटिव, टेंटेटिव क्या होता है? टेंटेटिव वर्ड क्या है एक्चुअली? टेंटेटिव का मतलब होता है डायनामिक, मीन्स टेंटेटिव मतलब कैपेबल ऑफ चेंज, कैपेबल ऑफ चेंज मतलब फिक्स नहीं है कुछ भी कि एक बार डिस्कवर कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर उन्हें कुछ और नए क्लूज मिलेंगे, नई डिस्कवरीज करते हैं, एक चीज़ में चेंजेस आते रहते हैं कि हाँ अब आज कुछ मतलब कुछ साइंटिस्ट हैं कि हाँ अब साइंटिस्ट ने ये चीज़ फाइंड आउट की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट टाइम उसको उसमें कोई और नई चीज़ नहीं फाइंड आउट कर सकते या नहीं डिस्कवर कर सकते। तो साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव मतलब कैपेबल ऑफ चेंज, चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म को बढ़ावा देता है। स्केप्टिसिज्म मीन्स जैसे हमने कोई भी चीज़ डिस्कवर की तो उसके पीछे हम प्रॉपर रीज़न देंगे, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, सीधा डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आएंगे कि हाँ सीधा ऐसा हो गया। हम ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, फिर फाइंड आउट करेंगे इसका रीज़न क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो सारी चीज़ें करते हैं। तो हाँ, साइंस प्रमोट करती है स्केप्टिसिज्म को। साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यस कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, नॉट ट्रू बताना है ना, स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, कि हमने एक बार एक डिस्कवरी कर दी, एक R&D कोई चीज़ डिस्कवर की तो बस वैसा ही होगा, तो वैसा नहीं होता, फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, साइंस स्टैटिक नहीं है, साइंस इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो हमें गलत बताना है, तो यही हमारा राइट आंसर है। साइंस इज नॉट स्टैटिक, साइंस इज डायनामिक इन नेचर। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, स्टैटिक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। टेंटेटिव कैपेबल ऑफ चेंज, और डायनेमिक का मतलब भी कैपेबल ऑफ चेंज, और स्टैटिक मतलब फिक्स्ड है कि एक कोई चीज़ कर दी तो अभी चेंज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये पैडागोजी के क्वेश्चन है। ठीक है, अब 1 बाय 1 सारे पैडागोजी के क्वेश्चन ही आएंगे, एंड में 2-3 क्वेश्चन और आएंगे साइंस के, वो भी हम सारे डिस्कस कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलप्ड बाय साइंस? कौन सा जो है साइंस के द्वारा डेवलप होता है? इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, स्टैटिक माइंड सेट।
साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, स्टैटिक माइंडसेट तो नहीं होता, स्टैटिक माइंडसेट नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं कि ऐसा ही होगा, तो ए बी सी ये राइट ऑप्शन 18। क्वेश्चन नंबर 19, द रोल ऑफ साइंस टीचर शुड बी, साइंस टीचर का रोल क्या होना चाहिए? प्रोवाइड रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर, प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर, सी गाइड लर्नर टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज, एनकरेज आवर लर्नर टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव स्किल्स। नहीं कि लर्नर को कहो कि क्वेश्चन हाई क्वेश्चन फ्रेम करो, नहीं, मेमोराइजेशन करो, मेमोराइजेशन नहीं, रट्टा नहीं लगाना है। प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर, ये भी ठीक है, बट बेटर ऑप्शन कहाँ है? जहाँ पे वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, दैट इज आर राइट आंसर। सो इट्स साइंस टीचर शुड बी टू प्रोवाइड रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू लर्नर, ताकि जो लर्नर है ज़्यादा अच्छे से सीख सके, ज़्यादा सीख सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, question number 20, as per NCF 2005 good science education should be true to the learner, true to the environment of the learner, true to the teacher या true to science? तो ये true to the learner, true to the environment of A, B and D, true to the teacher से रिलेटेड नहीं होगा, वो बच्चे के लिए ही होगा, बच्चे के लिए जो भी बेनिफिशियल है वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, तो बच्चे के लिए नहीं है, इट इज़ ट्रू टू लर्नर, ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ लर्नर, ट्रू टू साइंस। अब इसमें कई बार आप ऑप्शन के थ्रू भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें लिखा ए बी एंड डी, तो डी तो नहीं होगा। ठीक है, बी एंड सी, सी भी नहीं होगा, सॉरी डी तो हो सकता है, ए बी डी तो है, बट सी सेकंड ऑप्शन है बी एंड सी, सी नहीं होगा। जहाँ भी सी ऑप्शन है उसको आप कट कर दीजिए, सी सी, यहाँ भी सी, ए बी सी। अब डी ओनली, सिर्फ डी नहीं होगा क्योंकि ट्रू टू द लर्नर भी है, तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा आंसर है ए बी एंड डी, सो दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, कंडक्टिंग a survey on the awareness of people about sources of air pollution in learner locality, which of the following cognitive process will be most associated with the above learning objective having action verb conducting? तो ये जो सर्वे कर रहे हैं ऊपर, ये जो सर्वे किया है, सर्वे ऑन द अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट सोर्सेज ऑफ एयर, जो लर्नर है उनके लोकेलिटी में ये जो सर्वे किया गया है, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, किस चीज़ को दर्शा रहा है? रिमेंबरिंग को, अंडरस्टैंडिंग को, क्रिएटिंग या अप्लाइंग को? तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक हायरार्कियल ऑर्डर में है, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो इसमें कुछ 6 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। कॉग्निटिव डोमेन की हम बात कर रहे हैं, इसके 3 डोमेन हैं। हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, कॉग्निटिव डोमेन एक 1956 में आया था और उसके बाद रिवाइज होकर 2001 में दिया था। तो ये कॉग्निटिव डोमेन के कुछ 6 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हर स्टेप का अलग, जैसे रिमेंबरिंग है, फर्स्ट स्टेप क्या है? रिमेंबरिंग में क्या होता है? हम किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं, सो वो रिमेंबरिंग में आएगा। अंडरस्टैंड, किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं किसी चीज़ को, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। अब समझ के उस चीज़ को हम अगर अप्लाई करते हैं तो वो इट कम्स अंडर अप्लाइंग। फिर उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा एनालाइजिंग में। एनालाइजिंग के बाद इवेल्युएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसको जजमेंट देंगे कि हाँ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, जजमेंट जो आती है वो इवेल्युएटिंग में। फिर उसके बाद हमने ये सब स्टेप कर लिए, उसके बाद हम उस चीज़ को क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं। ये सब जो हमने सीखा है, याद किया, रिकॉल किया, अप्लाई करके फिर हम उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हम खुद से क्रिएट करें। यूज़ इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू, तो ये आ जाता है क्रिएटिंग में। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेप है जो हम सर्वे कर रहे हैं लोकेलिटी में, बच्चों के लोकेलिटी में, लर्नर्स की लोकेलिटी में जो सर्वे कर रहे हैं एयर के रिगार्डिंग, तो वो इनमें से किस में आ रहा है, कौन से इसमें आ रहा है? तो वो आएगा क्रिएटिंग में। हम क्रिएट कर रहे हैं कुछ, ठीक है, हम उस चीज़ को क्रिएट करके दिखा रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर क्रिएटिंग। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन था, इसका आंसर है सी। ठीक है, 21, क्वेश्चन नंबर 22, Which of the following strategy can be the most appropriate for involving learner in the teaching learning of science? इसमें से कौन सा जो है लर्नर्स को इन्वॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है?
अप्रोप्रिएट है। रीडिंग ए साइंस बुक, क्लेरिफाइंग द हार्ड स्पॉट्स ऑफ लर्नर, वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट। सबसे पहले जो लर्नर है उसको एंगेज करना, उसको काम मतलब उसको बताना, वो अगर वो एंगेज होगा तो वो खुद सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आर राइट आंसर। इनकरेज लर्नर टू डू ग्रुप असेसमेंट, दिस इज़ ऑल्सो राइट, बट दोनों में से बेटर देखना है, बेस्ट देखना है जो ज़्यादा अच्छा हो। जैसे वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स को एंगेज करना, बिकॉज आपने देखा इसमें लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ बेस्ट ऑप्शन। 23. By which of the following strategy meaningful clarification on the concept of रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी गिवन। मीन्स बच्चों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का समझा रहे हैं, तो इसमें से कौन सी क्लैरिफिकेशन सही होगी ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो विच वन इज़ द राइट? ऑप्शन नंबर ए एनिमेटेड वीडियो दिखा दो बच्चों को, चार्ट शोइंग द रिफ्लेक्शन, एक चार्ट क्लास में दिखा दिया कि हाँ ये देखिए चार्ट ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन होती है। या फिर ऑप्शन नंबर सी ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाइट पेपर स्क्रीन बाय द लर्नर्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन। मीन्स लर्नर्स को खुद एंगेज करो, लर्नर्स खुद करेंगे, खुद सीखेंगे, करके सीखेंगे ना, मैं बताया लर्निंग बाय डूइंग होगी। तो ऑप्शन डी देखा, आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन की कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में। तो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द वाइट पेपर, खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की स्क्रीन पे, लर्नर्स एंड ड्रॉ, फिर वो कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कंक्लूजन है। तो दिस इज़ अ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, ठीक है। 24. Why are the field visit important in science? Field visit क्यों important है साइंस में? It provide hand-on experience to the learner. It is easy to conduct. It collect the information of science. It develop habits of hard work among learner. कई बार अच्छा आपको ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, बट उन सब में से जो सबसे अच्छा ऑप्शन जिसमें बच्चा एंगेज है, जिसमें जो लर्नर है वो एंगेज्ड है, वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सो इट डेवलप हैबिट ऑफ हार्ड वर्क अमंग लर्नर, नहीं ये नहीं, इट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर, खुद करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं ना, खुद करके सीखेंगे वो। सो दिस इज आर राइट आंसर, इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स। 25. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट? बेस्ट टूल कौन सा है लर्नर के असेसमेंट के लिए? पोर्टफोलियो, कंसेप्ट मेकिंग, पोर्टफोलियो, कॉन्सेप्ट मैपिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट, जर्नल राइटिंग। अच्छा ये पोर्टफोलियो, कॉन्सेप्ट मैपिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट और जर्नल राइटिंग, ये क्या है? 1 बाय 1 हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। एक मिनट, वेट, व्हाट इज दिस नाउ? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। ये टूल्स फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट, लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट के कुछ टूल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पोर्टफोलियो। अ पोर्टफोलियो इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ लर्नर्स वर्क लाइक प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, असाइनमेंट एक्सेट्रा टू इवैल्यूएट एकेडमिक अचीवमेंट एंड लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। पोर्टफोलियो एक कंपाइलेशन होती है लर्नर्स के वर्क की, कि उसके प्रोजेक्ट, रिपोर्ट की, असाइनमेंट की, तो उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैपिंग में क्या है? कॉन्सेप्ट मैप्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, they can take the form of charts, graphic organizer, tables, flow charts, Venn diagram. Concept maps are especially useful for students who learn better visually, although they can benefit any type of learner. Visually जो है उसके लिए तो है ही, उसके लिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बाकी सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है कॉन्सेप्ट मैपिंग। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको, कॉन्सेप्ट मैप को वो रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स। दिस इज also a learner centered assessment, concept mapping. C, rating scale is a scale against which learner performance is rated, कि इस learner ने, इस बच्चे ने ये किया, जैसे यहाँ मैंने एक फ़ोटो दे रखी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, हैंडलिंग इमोशन, पार्टिसिपेशन, फॉलोइंग डायरेक्शन, फॉलोइंग रूल्स, स्टेइंग ऑन टास्क, कोऑपरेशन विद अदर्स, इन सभी चीज़ों के बेस्ड पे उसको रेटिंग देंगे हम, तो इसके थ्रू भी हम बच्चों को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ जर्नल राइटिंग। जर्नल राइटिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग पर्सनल इंसाइट्स, रिफ्लेक्शंस, क्वेश्चंस और असाइंड
ऑन अ पर्सनल टॉपिक, मतलब किसी टॉपिक पे बच्चा अपने थॉट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, थॉट अपने लिख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं जर्नल राइटिंग, मतलब अपने थॉट, बच्चा जो है अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा है। जर्नल प्रोजेक्ट असाइंड इन क्लास में इंक्लूड योर थॉट्स अबाउट डेली एक्सपीरियंसेस, रीडिंग असाइनमेंट, करंट इवेंट्स और साइंस एक्सपीरियंस, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, अबाउट एनी टॉपिक, ठीक है। Field trip. The field trip is a visit to an area outside of the normal classroom. While children can try new things, have different experience and learn valuable life lessons. A field trip can be to countless locations where students can see new sights, hands-on opportunity. अभी मैंने आपको बताया जहाँ भी बच्चा learning by doing करेगा वहाँ बच्चा ज़्यादा सीखता है, तो field trip में hand on experiences करता है बच्चा, तो यहाँ बच्चा अच्छे से सीखता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे मैं हूँ, मैं भी बच्चों को क्लास में जैसे कोई भी चीज़ एक्टिविटी कुछ भी करानी हो, फील्ड में मीन्स बाहर ले गए, गार्डन में ले गए, जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्लावर वाला चैप्टर समझा रहे हैं, गार्डन में लेके बच्चों को फ्लावर दिखाया, हिबिस्कस का प्लांट दिखाया, फिर फ्लावर दिखाया, ये पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं, इसके अंदर ओवरी है, ओव्यूल्स हैं, तो वो सब चीज़ें, तो वो एक टाइप से फील्ड ट्रिप, स्कूल में ही फॉर एग्जांपल हमने कोई चैप्टर करा रहे हैं फ्लावर वाला, तो हम बच्चों को बाहर ले गए, मैं लेके जाती हूँ बच्चों को स्पेशली, तो बच्चे भी खुश रहते हैं, उनको सीखने को मिलता है, क्यूरियस होते हैं वो भी, ठीक है। तो फील्ड ट्रिप से भी हम बच्चों को असेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क. Project work is a planned and definitely formulated piece of study involving a task or problem taken by the learner either individually or in a group. किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट हमने फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों को दिया कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना के लाओगे या बनाओगी, या क्लास में बनाओ, इंडिविजुअली बनाओ या ग्रुप में बनाओ, सो दैट इज़ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वर्क. तो प्रोजेक्ट वर्क भी जो है इसमें भी बच्चा क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, ठीक है. सो इससे भी हम बच्चों को असेस करते हैं. नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड. एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ अ ब्रीफ रिटन रिकॉर्ड ऑफ नोट्स ऑन अ स्नैपशॉट इन टाइम डॉक्यूमेंटिंग व्हाट अ चाइल्ड से और डज ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटी एंड रूटीन. बच्चे का एकेडमिक रूटीन, नॉट ओनली एकेडमिक, नॉन एकेडमिक भी उसमें रिकॉर्ड होता है बच्चों का एनेक्डोटल रिकॉर्ड में. तो यूजिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ one way for teachers to collect information about a child's development and learning experience. So this is also another method to assess the children. बाकी इसमें था एक पेपर पेंसिल टेस्ट. तो पेपर पेंसिल टेस्ट को हम मेज़र नहीं करते असेसमेंट के लिए. इट इज़ यूज टू मेज़र रेलिवेंट फैक्टर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लाइक विजुअल स्पेशल एबिलिटीज़. विजुअल स्पेशल एबिलिटी को के लिए ही हम बच्चों को ये पेपर पेंसिल टेस्ट कराते हैं. विजुअल स्पेशल जो देख पाए, लिख पाए अच्छे से, बच्चा अच्छे देख पा रहा है नहीं, लिख पा रहा है नहीं, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है. तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं. अब क्वेश्चन वाज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट. तो पोर्टफोलियो, कंसेप्ट मैपिंग एंड जर्नल राइटिंग टूल फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट, जिसमें बच्चा सीखता है, असेस करता है खुद को. पोर्टफोलियो, कंसेप्ट मैपिंग, जर्नल राइटिंग. पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं है इसमें. ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी डी. तो ए बी डी इज राइट ऑप्शन इन ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स. अच्छा, तीन टाइप की असेसमेंट होती है. ASSE असेसमेंट for assessment of, assessment for, assessment of and assessment as, ठीक है. तीन टाइप की असेसमेंट होती है. असेसमेंट 4 होता है जिसमें FA आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट. असेसमेंट ऑफ जिसमें समेटिव असेसमेंट आते हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट आफ्टर लर्निंग. फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है आफ्टर लर्निंग. और असेसमेंट ऑफ होता है ड्यूरिंग लर्निंग. लर्निंग के दौरान जो हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट. वेट असेसमेंट ऑफ, हाँ, ड्यूरिंग लर्निंग. और असेसमेंट एज जिसमें सेल्फ असेसमेंट होता है, बच्चा खुद को असेस कर रहा है.
जिसमें बच्चा खुद को असेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अच्छा इसमें एफ ए ड्यूरिंग है और ये आफ्टर है। ठीक है, ठीक है। एफ ए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम लेते हैं क्लास में, जो हम वेट में इसको दोबारा से लिख देती हूँ आपको। यस, असेसमेंट 4 मीन्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जो हम बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, बच्चे को असेस कर रहे हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब हमने क्लास में पढ़ाया, कुछ भी हमने पढ़ाया बच्चों को, तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो हम असेसमेंट लेते हैं उसको कहते हैं असेसमेंट 4। असेसमेंट 4 जो है दैट इज़ एग्जांपल ऑफ एफ ए फॉर्मेटिव। हम पेपर लेते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इट इज़ एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट। और ये होता है आफ्टर इंस्ट्रक्शन। हमने क्लास में कुछ पढ़ाया, उसके बाद हम बच्चों का जो टेस्ट ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट ऑफ। असेसमेंट एज, जिसमें बच्चा खुद को असेस कर रहा है, तो सेल्फ असेसमेंट जिसमें बच्चा खुद को असेस कर रहा है। तो असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स सेल्फ असेसमेंट, इट इज़ आर राइट आंसर। जिसमें बच्चा खुद को स्वयं मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, शी रन्स शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन शी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। तो अमृता एक सेटअप बना रही है इलेक्ट्रिक सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कर रही है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द करंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लोज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सो शी रन शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, तो उसे कौन सी एक चीज़ चाहिए जिससे जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थिक थ्रेड चाहिए, स्टील वायर लेगी, या ग्लास रोड लेगी, या रबर पाइप। वो ऐसी चीज़ लेगी जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो थिक थ्रेड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टील वायर, yes, steel wire is a good conductor of electricity. Glass rod is a bad conductor of electricity, and rubber pipe is bad conductor of electricity. So our answer is steel wire, because steel is a metal and metal is a good conductor of electricity. तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या लेगी? स्टील वायर। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लोज। सो 2 टाइप का होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। थोड़ा सा बता देती हूँ, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। जब हमारा स्विच ऑन होगा तो क्लोज सर्किट होगा, मतलब सर्किट इज क्लोज इन विच करंट कैन फ्लो इजली। ओपन सर्किट मीन्स स्विच इज ऑन, सर्किट बीच से ब्रेक डाउन है, करंट प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ से आगे करंट नहीं जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट व्हेन करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, मीन्स सॉरी, ओपन सर्किट में स्विच ऑफ होगा और क्लोज सर्किट में स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करेगा ना, और लाइट ऑन करोगे आप, स्विच ऑन करोगे तो लाइट ऑन होगी, बिकॉज क्लोज सर्किट जो होगा क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो यही है इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ईजली। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अ कनकेव मिरर always forms an erect image. A concave mirror form an erect as well as inverted image. A convex mirror always formed an inverted image, or convex mirror form erect as well as inverted image. तो दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। इससे पिछली जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर समझाया था और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो ये कन्वेक्स मिरर है, सॉरी ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। फॉर एग्जांपल ये कोई बॉल है, आपने इस बॉल को कट किया। ठीक है, तो ये जो बॉल है इसका जो फॉर एग्जांपल ये अंदर से, ये पोर्शन अंदर से जो है इसका बाहर वाला सरफेस रफ होगा। ठीक है, तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन, ये वाला जो स्मूथ सरफेस है यहाँ रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन होगी। केव लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं कनकेव मिरर। और जो ये है इसका दूसरा पोर्शन, इसका जो है अंदर वाला पोर्शन रफ होगा और बाहर वाला पोर्शन स्मूथ होगा, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। केव लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे कहेंगे कनकेव मिरर। ठीक है, और ये अपर पोर्शन में रिफ्लेक्शन है, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। स्पून से भी आप समझ सकते हैं, स्पून की जो अंदर वाली साइड होती है जहाँ से हम
दिखाते हैं कुछ भी जो अंदर को होती है, ये इसे हम कहते हैं कनकेव साइड, और ये जो बैक साइड है इसे कहते हैं कन्वेक्स साइड। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। इन कनकेव मिरर द आउटर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर विल बी रिफ्लेक्टेड, अभी बताया। स्फेरिकल मिरर यहाँ पे जो है, स्फेरिकल मिरर में यहाँ, कनकेव मिरर में यहाँ जो है रिफ्लेक्शन होएगी। इन द कन्वेक्स मिरर द इनर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर विल बी रिफ्लेक्टेड। अ कनकेव मिरर विल फॉर्म अ वर्चुअल और रियल इमेज। जो कनकेव मिरर होता है उसमें वर्चुअल इमेज और रियल इमेज बनती है, और जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, तो कैंडल की जो इमेज आप देखोगे तो इसकी जो रियल इमेज बनेगी वो ऑपोजिट होगी, उल्टी होगी। तो इसमें वर्चुअल और रियल इमेज बनती है। कन्वेक्स मिरर विल ओनली फॉर्म इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। इसमें जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। ठीक है, और इसमें बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स प्लेसमेंट इन इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर वर्चुअल और रियल। अब जो कनकेव मिरर में इमेज बन रही है डिपेंड्स कि हम कहाँ से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्पून का एग्जांपल ले लो। स्पून को अगर आप बिल्कुल पास लेके आओगे तो आप देखो कि जो आपकी जो इमेज है वो दैट इज़ वर्चुअल इमेज, मीन्स सीधी इमेज बन रही है। जैसे ही आप स्पून को थोड़ा पीछे पीछे दूर लेके जाओगे तो आपकी रियल इमेज बनेगी, आप देखेंगे कि आपकी उल्टी इमेज बन रही है, दैट इज़ कॉल्ड रियल। तो कनकेव मिरर में दोनों ही इमेज बनती हैं, वर्चुअल भी एंड रियल भी। एंड इन कन्वेक्स मिरर इफ़ यू टॉक अबाउट, कन्वेक्स मिरर में ओनली वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज, और वर्चुअल इमेज में आपने देखा होगा थोड़ी सी एनलार्ज्ड इमेज बनती है। कन्वेक्स मिरर, स्पून के पीछे वाली बैक साइड आप कभी भी ऑब्जर्व करना, देखना उसमें जो इमेज बनती है वो थोड़ी सी बड़ी इमेज बनती है। तो गाड़ी में जो हमने साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर होते हैं उनमें कन्वेक्स मिरर होता है, इसलिए हमें पीछे, फॉर एग्जांपल पीछे कोई गाड़ी आ रही तो हमें उसकी बिल्कुल लार्ज इमेज दिखती है, वो क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं गाड़ी में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड एन इरेक्ट इमेज। नो, दोनों ही बनती हैं, इरेक्ट भी और अपराइट भी, उल्टी और सीधी। अगर पास से देखोगे तो इरेक्ट होगी, दूर से देखोगे तो उल्टी इमेज होगी, तो ये करेक्ट नहीं है। कनकेव मिरर फॉर्म एंड इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। यस, उसमें दोनों ही इमेज बनती हैं, पास से देखने पे इरेक्ट होती है, दूर ले जाओगे तो इन्वर्टेड इमेज बनती है, जिसे हम रियल इमेज भी कहते हैं। अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। नहीं, इसमें इन्वर्टेड नहीं बनती, इसमें सीधी इमेज बनती है, अपराइट। अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। नहीं, इरेक्ट तो होती है बट इन्वर्टेड नहीं होती, एनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। और ये सेम क्वेश्चन दिसंबर 2019 वाले पेपर में भी डिस्कस किया है हमने। मैंने एक्चुअली दिसंबर का पहले कर लिया, जुलाई का मैंने बाद में किया डिस्कस, पहले जुलाई का ही करना चाहिए था बट इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, इसका मैंने चार्ट उसमें भी दे रखा है आपको, उस क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ये कुछ सोर्सेज हैं और ये कुछ एसिड्स प्रेजेंट है। एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट है, लेमन में सिट्रिक एसिड, ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड। ये चार्ट लर्न कर लीजिए आप। विनेगर में एसिटिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, ऑरेंज एस्कॉर्बिक एसिड, और टी टैनिक एसिड, स्टमक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बताया था मैंने आपको, और एंट बी में फॉर्मिक एसिड। एंट्स और बीज का जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सो हमारा आंसर इज़ फॉर्मिक एसिड। एंट और स्टिंग, बीज के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। 3.7 kilogram of fuel is completely burned to give off 1.665 into 10 raised to power 8 joule of energy. The calorific value of fuel in standard unit is, तो calorific value कितनी होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू क्या है? सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। मीन्स जो हम कंबशन कर रहे हैं, तो 1 किलोग्राम फ्यूल फॉर एग्जांपल हमने बर्न किया, तो उसको बर्न करने पे कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड कैलोरिफिक वैल्यू। एंड द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। इसको किलो जूल पर केजी में यूनिट जो है इसके किलो जूल पर केजी हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपके लिए, ठीक है। कैलकुलेट क्वेश्चन में है कि 3.7 kg ऑफ फ्यूल एनर्जी रिलीज हो रही है जब हम इसको बर्न कर रहे हैं, मीन्स 1.665 इंटू 10⁸ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जब हम 3.7 kg फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है मैं यहाँ, अच्छा यहाँ पे से पावर ऊपर आनी थी, मैं समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे बता देती हूँ। 1.665 इंटू 10⁸ अपॉन 3.7। अब इसको क्या किया है आप, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं बता देती हूँ, मैंने पहले पॉइंट्स हटा के 3.7 है ना, 3.7 तो एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे 8 था, तो ये वाला पॉइंट हटा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 9, पॉइंट हट गया, 0 एक और बढ़ गई, यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे 1 2 3 3 जीरोस थी, तो ये मैंने नीचे लगा दी, इंटू कर दिया 1 2 3, ठीक है। अब 1665 इंटू 10⁻9 इक्वल टू, ये 5 है, 37 इंटू 1000। अब 37 को इससे कट करेंगे तो 45 टाइम्स में जाएगा ये, और 45 इंटू 10⁻9, अब 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है। तो ये 3 से 3 जीरो से, यहाँ से 3 जीरो लेंगे, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ कितना रह गया 6, तो 45 इंटू 10⁻6, ठीक है, और ये तो नीचे कट गया, अब ये आ गया 10⁻6 7 8 9, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में, तो किलो जूल में, ये तो जूल में आ गया ना, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं ना, तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो से, फिर ये 3 जीरो हैं, यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगी और 3 बच जाएंगी, तो ये 45 इंटू 10⁻3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम 45 3 जीरो जैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। बाकी आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, मैंने तो अपनी हिसाब से सॉल्व किया है, आपको जैसा सही लगे वैसा सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं प्रोसेस यही रहेगी। जूल में आ गया, फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से अगेन डिवाइड करेंगे, देन इट विल कन्वर्ट टू किलो जूल, क्योंकि इसके जो यूनिट हैं दैट इज़ किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये था हमारा, यहाँ तक कि 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2019 का, हो गए दोनों पेपर, 2020 में तो पेपर नहीं हुआ था, 2021 में 21 की, हाँ 21 का पेपर डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। 2021 का पेपर, कोई भी एक पेपर लेके डिस्कस कर लेंगे। जब तक आपका दिसंबर में पेपर होगा तब तक मैं सारी प्रीवियस ईयर आपको करवा दूंगी, और ये प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और प्रीवियस ईयर में नॉट ओनली क्वेश्चन आंसर हम करें कि हाँ इसका ये ऑप्शन, इसका ये ऑप्शन, इसमें और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इंक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि मैं डिटेल्ड आपको प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, प्रॉपर नोट्स साथ के साथ दे रही हूँ, ताकि आप उन नोट्स को भी पढ़ो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर कोई आता है तो वहाँ से आप कर सको। उसके बाद बाकी अभी पहले ये सीरीज़ कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 हम चैप्टर्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 6 to 8 की एनसीईआरटी आप साइंस के पेपर के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 1 बाय 1 हम भी डिस्कस करेंगे सारे यूनिट्स, सारे चैप्टर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसकी जो पीपीटी है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी में डाल दूँगी, आप वहाँ से गो थ्रू आरबी कौशल एकेडमी, वहाँ से आप चेक कर लेना, ज्वाइन कर लेना, वहीं पे दोनों, ये वाला भी, ये वाली पीडीएफ भी, प्लस जो ओरिजिनल पेपर है जुलाई 2019 का, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।